हाँ ठीक है, स्टार्ट करें न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये 23 नवंबर 2023 का न्यूज़पेपर है, ठीक है, 23 नवंबर का। और इस पे हम हमेशा की तरह वही दो न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। 23 नवंबर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। आज हम टोटल 5 टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें से प्रीलिम्स के 4 टॉपिक्स हैं। तो पहले प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स देखेंगे। प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट टॉपिक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये न्यूज़ में था। सेकंड, फिर से ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, PMLA लास्ट टॉपिक में भी हमने ये किया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आज हम इसकी एक अमेंडमेंट करने वाले हैं जो कि न्यूज़ में है, अमेंडमेंट नंबर 3। थर्ड टॉपिक है मीथेन एमिशन से रिलेटेड, मीथेन गैस एमिशन से रिलेटेड है ये। और घोल फिश का है 4th नंबर टॉपिक, GHOL फिश। ये गुजरात ने इसको, गुजरात की न्यूज़ है ये, गोल फिश वाली, ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो 4 टॉपिक्स प्रीलिम वाले हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, PMLA अमेंडमेंट, मीथेन गैस एमिशन और घोल फिश रिलेटेड टू गुजरात। ये गुजरात की न्यूज़ है। एक मेंस का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। टॉपिक 3 थे लेकिन आज थोड़ा टाइम कम था, इसलिए आज एक ही करेंगे। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ, मेंस का है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मेंस का। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। 23 नवंबर की हिंदू न्यूज़पेपर में ये आया है, पेज नंबर 6 पे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है रिपोर्टिंग एनिमल क्रूएलिटी मेक्स चिल्ड्रन सेफर। अगर हम एनिमल के ऊपर हो रही क्रूएलिटी को रिपोर्ट करेंगे पुलिस को या एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, तो उससे हमारे चिल्ड्रन जो है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ है। बट जैसे कि मैं कहता हूँ कि UPSC या KS में अगर न्यूज़ आई है पेपर में, तो वो न्यूज़ वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा। अब वो ये पूछेगा इस न्यूज़ से मिलती जुलती चीज़ें। इस न्यूज़ से मिलती जुलती चीज़ ये है कि ये जो बोर्ड हमने पीछे बात की, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में वो पूछेगा ये क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको कहाँ पर आ सकता है? ये मेंस में GS पेपर 2 में आ सकता है, ठीक है। GS के 4 पेपर्स होते हैं मेंस में, तो ये GS पेपर के 2 में आ सकता है। जहाँ पर टॉपिक लिखा है वहाँ पे सिलेबस में है, आपके सिलेबस में क्या है लिख लो। सिलेबस में है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, लिख लो।
स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़। जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें जीएस पेपर 2 में ये सिलेबस में है आपके, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़। ठीक है। अब ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इनमें से कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है। तो क्योंकि हमें इंडिया में जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जितनी भी क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ हैं, वो पढ़नी है। उसके क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में भी पूछेगा, उसके क्वेश्चन हमें मेंस में भी पूछेगा। ठीक है। तो ये बॉडीज़ हमें एक एक करके पढ़नी है। ये अब कब पढ़ोगे, जब आप फाउंडेशन कोर्स तो आप जो कर रहे हो उसमें पढ़ोगे, बट जैसे जैसे न्यूज़ में आता जाएगा हम उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप आ जाते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ये बना कब था, 1962 में। इट वाज सेट अप इन 1962। सबसे पहले ये एक स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। मैंने पीछे ना थोड़ा गलत बोल दिया, रेगुलेटरी बॉडी बोल दिया, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई एम सॉरी, स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है ये। तो ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी होती कौन सी है, देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी स्टैच्यू से बनी हो। स्टैच्यू मतलब रूल, ठीक है, या स्टैच्यू मतलब रूल मतलब लॉ। ठीक है, कानून। लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। तो इसको किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने। ठीक है। जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसको पार्लियामेंट ही बनाती है। ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि ये पार्लियामेंट ने बनाई है। और इसकी एडवाइजरी बॉडी भी है, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करती है। किसके रिलेटेड एडवाइस करती है, एनिमल्स के रिलेटेड, यानी एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड एडवाइस करती है। ठीक है। 1962 में ये एक्ट जो है ये पास हुआ था। ठीक है। और इस एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट का नाम है, एक्ट का नाम लिख लो, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। एक्ट का नाम क्या है, पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, 1960 में ये एक्ट पास हुआ था। और जब एक्ट पास हो जाता है, जब एक्ट पास हो जाता है तो हम वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किया, सबसे पहले हमने एक्ट पास किया। एक्ट पास करने के बाद अब हमें आज़ादी मिल गई, अब हम इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप किया। कब किया, 1962 में। ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। ये किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज कॉमा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसका पहले जो हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था, बट वो आप भूल जाओ क्योंकि अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बल्लभगढ़, BALLABHGARH, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में इसका हेड ऑफिस है। फरीदाबाद कहाँ पे है, दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। इसके साथ एक लेडी जुड़ी हुई है, वो है रुक्मणी अरुंदले। जब ये बना था तो रुक्मणी अरुंदले
was related to it. रुक्मणी अरुणदले। फंक्शंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस क्या हैं? हमारे देश में लॉस कैसे होने चाहिए वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड, उसके लिए ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। तो वेलफेयर लॉस जितने भी हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। जितने भी हमारे एनिमल से रिलेटेड वेलफेयर के लॉज होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन यानी उनको अप्लाई कौन करेगा? यही बोर्ड। ठीक है। दूसरा, ग्रांट्स देता है ये किसको? एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को। लिखो ग्रांट्स टू AWOs। ग्रांट्स देता है ये किसको? AWOs, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को। ग्रांट्स क्या होता है? पैसा। तो अगर देखो, अगर हम कोई जम्मू में ऑर्गेनाइजेशन खोल लें एनिमल से रिलेटेड, तो अगर हमें उसके लिए पैसा चाहिए, हमें डॉग्स को बचाना है, कैट्स को बचाना है, तो हम वो ग्रांट किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? एलजी साहब के पास नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। हम जाएंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली की, वहाँ पे जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हमें ग्रांट चाहिए, तो हो सकता है कि हमें वो ग्रांट दे दे। राइट? तो ये ग्रांट देते हैं। नंबर 3 काम इनका ये है, ये एडवाइस करते हैं किसको? ये एडवाइस करता है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किससे रिलेटेड एडवाइस करता है? एनिमल से रिलेटेड, एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड। अब हम इसकी बात करेंगे कंपोजिशन। जब ये बोर्ड है तो बोर्ड में बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है। बोर्ड एक बंदा नहीं चलाता, बोर्ड बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स हैं 28 मेंबर्स हैं इसके बोर्ड में, जिसमें से जो 6 मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट से हैं, यानी कि वो MPs हैं। 28 में से 6 मेंबर्स MPs हैं, जिसमें से 2 मेंबर राज्यसभा से हैं और 4 मेंबर लोकसभा से हैं। अब इन मेंबर्स की टर्म कितनी है? ठीक है ना, टर्म होती है ना, तो इन मेंबर्स की टर्म है 3 इयर्स। 3 इयर्स। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेटअप करने के लिए हमें पहले एक लॉ पास करना पड़ा पार्लियामेंट में, जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। जब ये लॉ पास किया तो 1962 में हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। उसके बाद इसके साथ एक लेडी जुड़ी हुई थी उस टाइम पे, रुक्मणी अरुणदले। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जब भी कोई क्वेश्चन आए, रुक्मणी अरुणदले इस बोर्ड से जुड़ी हुई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जब भी देखो आपके GS पेपर 2 में ये है ना ऑर्गेनाइजेशंस, तो जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछेगा ना, या प्रीलिम्स में या मेंस में, तो वो ये पूछेगा ये बोर्ड या ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री कौन सी के अंडर आती है ना? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेयरी होती है ना, डेयरी जहाँ से हम दूध वगैरह लेते हैं, तो डेयरी से याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। पहले कहाँ था? चेन्नई में। पहले वाला नहीं पूछेगा, आज वाला ही पूछेगा। फंक्शंस क्या हैं? ये वेलफेयर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करता है, ये ग्रांट्स देता है किसको? एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है। ठीक है ना। देखो, सपोज करो ये क्वेश्चन मेंस में आ जाए, तो आप क्या करोगे? सपोज करो ये क्वेश्चन मेंस में GS पेपर 2 में आ जाए, तो वो पूछेगा 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप क्या लिखोगे? फंक्शंस। नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर लॉज, नंबर 2
ग्रांट्स टू AWOs, ठीक है। एंड नंबर 3 एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस 200 वर्ड्स में आ जाएगा ना। पहले आप थोड़ा सा लिख दोगे कि सेटअप कब हुआ था, लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे, अरुण दले इसके साथ जुड़ी हुई है, तो 200 वर्ड्स बन ही जाएंगे, है ना। 150 वर्ड्स के तो फंक्शंस ही बन जाएंगे, है ना। तो 50 वर्ड्स के आप थोड़ा मैनेज कर लोगे, ठीक है। कंपोजिशन 28 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स MPs होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 लोग राज्यसभा से और 4 जो है वो लोकसभा से। 3 ईयर की इनकी टर्म होती है, ठीक है। ये हो गया ये बोर्ड खत्म। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, PMLA प्रिवेंशन। आजकल ये बड़ा चर्चा में है, तो इसलिए हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्वेश्चंस में कभी भी आ सकता है। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इससे जुड़ा हुआ एक एक्ट है फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 अभी 19 में पास किया ये, ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि इसमें ये अमेंडमेंट किया, मतलब इस 2002 वाले एक्ट को हमने अमेंड किया है 2019 में, तो नाम दे दिया फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है। अमेंड किया यानी थोड़ी चेंज लाई है, ठीक है, क्योंकि बहुत साल हो गए, है ना। 2002 से 2019 में कितने साल हो गए। अब सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, तो मेन अमेंडमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चेंजेस लाई हैं हमने PMLA एक्ट में। सबसे पहली चेंज हमने जो लाई है वो है एक्सप्लेनेशन ऑन सेक्शन 3। तो लिख लो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, ऊपर लिखो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, उसके नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1 एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 3। अब ये क्या है, ये बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर कोई इंसान कोई सिटीज़न हमारे देश का कोई टेंटेड प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, टेंटेड, TAINTED, टेंटेड प्रॉपर्टी यानी कि इलीगल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी के पास पहले तो इलीगल प्रॉपर्टी है, अगर वो उसकी 3 चीज़ें हैं, लिखा ऊपर टेंटेड प्रॉपर्टी की 3 चीज़ें, कंसीलमेंट करता है, कंसीलमेंट CONCEALMENT, कंसीलमेंट यानी उसको छुपाता है। दूसरा पोजेशन रखता है उसका, और तीसरा एक्विजिशन करता है। कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी खरीदना, पोजेशन यानी अपने पास रखना, और कंसीलमेंट यानी छुपाना, ठीक है। तो उसको क्या होगा, जेल हो जाएगी, उस बंदे को क्या हो जाएगा, जेल हो जाती है, ठीक है। अब ये जेल हो जाती है। नंबर 2 जो पॉइंट है, पहले तो हो गया ना एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 3, नंबर 2 पॉइंट ये है इंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 2 ब्रैकेट में 1 फिर से ब्रैकेट में U, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट में U। ये ब्रैकेट्स देख के डरना नहीं है, भूल भी जाए तो कोई चक्कर नहीं, सिर्फ सेक्शन 2 याद रख लो, उतना भी काफ़ी है, राइट। तो इससे रिलेटेड ये है कि अगर वो प्रोसीड यानी पैसा, अगर वो क्राइम से जुड़ा हुआ पैसा को अपने पास रखता है तो इसके रिलेटेड भी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंजॉइंग के नीचे नेक्स्ट पॉइंट,
ऑफेंसेस आर कोगनाइजेबल। कोगनाइजेबल के स्पेलिंग है COGNIZABLE, कोगनाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल, उसके ऊपर बेल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड, burden of proof is on the accused and it, next point में लिखो it broadens section 17 and 18, it broadens BROADNS सेक्शन 17 एंड 18 डैश, आगे डैश करो, नो FIR नीडेड फॉर अरेस्ट, नो FIR इज नीडेड फॉर अरेस्ट। अब ये सारा कुछ है इसके अंदर। अब ये न्यूज़ ये है कि ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि जो हमने इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो यही है कि जो आपने लिखा एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 3, इसको हाईलाइट कर दो। एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 3 जिसके तहत कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन ऑफ टेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अगर कोई बंदा ऐसा करता है या फिर इंजॉइंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करता है या फिर हाँ इतना कुछ करता है अगर वो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर वो कोई टेंटेड प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है या उसको बेचकर अब वो पैसा अपने पास रखता है, ठीक है ना, उसको बेचकर क्राइम्स ऑफ प्रोसीड्स अपने पास रखता है तो वो जेल में जाएगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज ऑफेंसेस आर कोगनाइजेबल एंड नॉन बेलेबल, यहाँ पे बेल नहीं मिलती, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन बेलेबल है ये। तो पैसे से रिलेटेड चीज़ को हमने नॉन बेलेबल, ऐसे हम कहते हैं ना कि किसी ने छोटा मोटा क्राइम कर दिया तो वो बेल हो जाती है, लेकिन इस क्राइम में ये इतना खतरनाक सेक्शन है कि बंदे की बेल ही नहीं होती। कोर्ट में जाओ, चाहे हाई कोर्ट में जाओ, बहुत बड़ा प्रूफ है तो बच जाओगे आपके पास कि मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो आपको सज़ा हो जाएगी। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज्ड, मतलब आपने खुद को बचाने के लिए प्रूफ जो देना है वो आपको खुद ही देना पड़ेगा क्योंकि आप खुद ही एक्यूज्ड हो। लास्ट में लिखा है ब्रॉडन सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ दिस एक्ट, जिसके अंदर ये लिखा है कि नो FIR इज़ रिक्वायर्ड। FIR भी नहीं चाहिए आपके खिलाफ। सपोज करो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, अब मैं तो अरेस्ट तब होऊंगा ना जब मेरे खिलाफ कोई FIR होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट खुद ही मेरे को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एन FIR। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीथेन गैस से रिलेटेड है, थर्ड टॉपिक आज का। तो टॉपिक है न्यूज़ है, जो न्यूज़ हम देख लेते हैं कहाँ पे आई है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आई है हिंदू के 23 नवंबर को साइंस एंड टेक सेक्शन में आई है, जो कि हिंदू का लास्ट पेज होता है, ठीक है। न्यूज़ ये है COP28 टर्न्स अटेंशन टू, लिखो COP28 टर्न्स अटेंशन टू पोटेंट मीथेन एमिशंस, पोटेंट मीथेन एमिशंस। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे आ सकता है? GS पेपर 3 मेंस की बात कर रहा हूँ। GS पेपर 3 में सेक्शन है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में तो आ ही सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, लेकिन हम साथ साथ ये भी देखेंगे मेंस में कहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो मेंस में ये क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले COP28 है क्या? तो आप लिखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, PARTIES, पार्टीज होती है ना, PARTIES, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 28। तो ये होने कहाँ, ये बेसिकली हर साल होती है। ये होने कहाँ पे जा रही है? ये दुबई में होने जा रही है। दुबई में ये होने जा रही है। अब मीथेन को हम CH4 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH4। मीथेन गैस जो होती है उसको CH4 भी लिखते हैं। H कैपिटल, C कैपिटल और 4। ठीक है। अब देखो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि पहले हमें पता होना चाहिए, ये न्यूज़ तो आ गई। न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि ये दुबई में होगा। न्यूज़ ये है कि दुबई में होगी ये। लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये मीथेन के ऊपर हो रही है। अब क्वेश्चन हमें क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मीथेन गैस क्या है, मीथेन गैस से हमें खतरा क्यों है, ये क्या नुकसान करती है, इसका एमिशन कहाँ कहाँ से होता है मीथेन गैस का, ठीक है, और हमें खतरा क्यों है, ये एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक रहती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। दूसरी एक और गैस है जो एमिशन से रिलेटेड है और जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेटेड है। ये बेसिकली मीथेन गैस इतनी खतरनाक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। एक और गैस भी है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, सबसे वो पोटेंट, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में हम डिफरेंस देखने लगे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले CH4 is a colorless, odorless, flammable gas. CH4 is a colorless, odorless and flammable. इसका कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि कोई स्मेल भी नहीं है, और फ्लेमेबल, इसको आग बहुत जल्दी लगती है, फ्लेमेबल है ये ऐसी है कि फ्लेमेबल है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। %16, 16% कंट्रीब्यूशन देती है ये मीथेन गैस, किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्सेज जो हैं, नंबर 1, 60% जो सोर्स है इसका वो है ह्यूमन एक्टिविटी। 60% ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, 60% एमिशंस वहां से होती है। नंबर 1 ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है जो जिसमें ये योगदान देती है? एग्रीकल्चर। बिगेस्ट, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एमिटर ऑफ CH4। और नंबर 2 एनर्जी सेक्टर। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में कौन सी एनर्जी सेक्टर? ऑयल, गैस, ये एनर्जी सेक्टर होता है जहाँ पे हम ऑयल जनरेट करते हैं, गैस जनरेट करते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एनर्जी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा और दूसरा एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू मीथेन एमिशन। और तीसरा है हाउस होल्ड वेस्ट्स। हाउस होल्ड वेस्ट्स, जो डस्टबिन वगैरह हम फेंक देते हैं, जिसमें पॉलीथीन बैग्स ये सारा कुछ हम फेंक देते हैं, तो वो भी मीथेन गैस को एमिट करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका लाइफ टाइम कितना होता है एटमॉस्फेयर में? 5 से लेकर 200 ईयर्स तक। CO2 का लाइफ टाइम क्या है? 5 to 200 ईयर्स। एटमॉस्फेयर में ये कब तक रह सकती है? 200 साल तक रह सकती है। जबकि जो CH4 है ये 12 साल तक ही रह सकती है। लिखो, CH4 जो है ये कब तक रह सकती है? 12 ईयर्स तक रह सकती है। बट अगर हम देखें तो जो CH4 है बेशक ये चाहे 12 साल तक रह सकती है, लेकिन ये उससे 21 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है CO2 से। मीथेन इज 21 टाइम्स मोर डेंजरस देन CO2। तो एक टेबल ही बना लेते हैं हम। टेबल में लिख लो, एक साइड ग्रीन हाउस गैस, दूसरे में लिख लो, केमिकल सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे में लिख लो लाइफ टाइम ब्रैकेट में ईयर्स, और तीसरे में अब लिख लो GWP। GWP की मैं फुल फॉर्म बता दूंगा अभी क्या है, बट इसका ये मतलब है कि ये कितनी ज़्यादा पोटेंट है, कितनी ज़्यादा पोटेंसी है इसमें, डेंजरस कितनी है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लाइफ टाइम है इसका 5 to 200 ईयर्स, और GWP में लिख लो 1। सेकंड मीथेन, इसका सिंबल है CH4, लाइफ टाइम है 12 ईयर्स, और नेक्स्ट कॉलम में लिखो GWP में 21। थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लाती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका सिंबल है N2O, ये कितने साल रहती है? 114 साल, और इसकी पोटेंसी कितनी है? 310। नेक्स्ट सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर HEXAFLUORIDE, इसका सिंबल है SF6। नेक्स्ट कॉलम में लाइफ टाइम कितने साल है? 3200 ईयर्स। 3200 ईयर्स, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट कॉलम में लिखो 23,900 पोटेंसी। नेक्स्ट है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC-12, 102, इसका लाइफ टाइम कितना है? 102, और इसकी पोटेंसी क्या है? 6200 से लेकर 7100, इतनी ज़्यादा डेंजरस है ये, 6200 से 7100।
एक और है HCFC 22, HCFC 22, इसकी लाइफ टाइम है 12 ईयर्स और इसकी पोटेंसी है 1300 से 1400, 1300 से 1400। नेक्स्ट है लास्ट परफ्लोरोमीथेन PERFLOURO परफ्लोरो आगे मीथेन इकट्ठा ही है। इसका सिंबल है CF4 और इसकी लाइफ टाइम देखो कितनी ज़्यादा है 50,000 50,000 ईयर्स। ये तो एक बार एटमॉस्फेयर में आ गया 50,000 ईयर्स में तक रहेगा ये, ठीक है। और इसकी पोटेंसी कितनी है 6500। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंसी अगर देखी जाए, डेंजरस लेवल देखा जाए तो वो किसका है 23,900। ये है सल्फर हेक्सोफ्लोराइड का, ठीक है। बट ये होती कम मात्रा में है, इसलिए इतनी ज़्यादा हमें मीथेन से खतरा है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो आग वाग जो लगाते हैं वो बंद करो। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर हम थोड़ी अच्छे से करें तो मीथेन गैस का एमिशन कम होगा, ठीक है। तो हम जो लोग हैं वो बच जाएंगे। ओके, ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है घोल फिश, GHOL घोल। आज का लास्ट टॉपिक है ये, नहीं इसके बाद एक और भी है। घोल फिश, GHOL घोल फिश। न्यूज़ है द घोल, लिख लो द घोल और द ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, इसका दूसरा नाम भी है द ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, CROAKER। मतलब बाहर के देशों में इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर बोला जाता है इस फिश को, इंडिया में इसको बोला जाता है घोल। यानी कि गुजरात में होती है ज़्यादा ये, तो उसको घोल हो जाता है। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आया है, ठीक है, 23 नवंबर को। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए चीज़ें। इसका एक लिखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस। ये स्टेटस होता है, ये फुल फॉर्म हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। IUCN स्टेटस होता है कि ये जो स्पीशीज़ है फिश की, ये डेंजर में है, नॉन डेंजर मार्क में है या किस में है, इसकी ना उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटस है आज की डेट में वो है नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी आ सकता है। नियर थ्रेटन्ड स्टेटस है, मतलब ये ऑलमोस्ट अभी थ्रेटन्ड में नहीं आई, बट ये नियर थ्रेटन्ड में आ गई है, ठीक है। यानी कि ये खत्म होने वाली है, ठीक है। अब ये काम कहाँ पे आती है, इट इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिनल पर्पसेस, इट इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिनल पर्पसेस। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है ज़्यादातर, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होती बट बाकी देशों में भी है, मतलब इंडिया में तो है ही है।
ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट में यूज़ होती है, मिडल ईस्ट में और यूरोप में, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़ इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा अगर हम एशिया की बात करें तो ये एशिया में चाइना में यूज़ होती है और हांगकांग में यूज़ होती है। चाइना, हांगकांग एंड सम अदर कंट्रीज। इसकी यूनिकनेस क्या है, लिखो यूनिकनेस। नंबर 1 इकोनॉमिक वैल्यू। एक तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, पैसा मिलता है हमें इससे एक्सपोर्ट करके। दूसरा हम इसको कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन। अब हम देखेंगे इसका हैबिटेट कहाँ पे है, तो लिखो हैबिटेट। इसका हैबिटेट है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो एरिया पैसिफिक ओशन को टच करता है और इस साइड से ईस्ट को टच करता है, वो वाला रीजन इसका, क्योंकि ये समुद्र में होती है, वो वाला रीजन इसका इंडो पैसिफिक रीजन है। एंड दूसरा रीजन कहाँ पे होती है, ये कोस्टल वाटर्स में होती है, कोस्टल वाटर्स में। मीन्स देखो ये होती तो कोस्टल वाटर्स में ही है, बट कोस्टल वाटर्स कौन से, इंडो पैसिफिक रीजन के। कहने का मतलब ये है इसका हैबिटेट कौन सा है, इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडिया वाला रीजन है और पैसिफिक वाला रीजन है, और ये कोस्टल वाटर्स में होती है। आपको जब कोस्टल वाटर्स लिखा आपने तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कोस्टल होता है किनारा, यानी किनारे पे होती है। अगर किनारे पे होती है इसका मतलब ये ज़्यादा गहरे समुद्र में नहीं होती। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डफिश इज फाउंड इन डीप सी वाटर्स, तो वो रॉन्ग होगा स्टेटमेंट। अभी हम एक क्वेश्चन भी कैसा करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ फाउंड इन कोस्टल वाटर्स अप टू 60 मीटर्स। कितना मीटर्स, 60 मीटर्स, 60 मीटर्स तक ये मिलती है, उसके नीचे नहीं मिलती है। दूसरा ये एस्चुरीज में भी मिलती है, ESTUARIES, एस्चुरीज में भी मिलती है, ESTUARIES। एंड टाइडल वाटर्स में भी मिलती है, टाइडल वाटर्स में भी ये मिलती है। जो टाइड आता है ना, लो टाइड हाई टाइड, वहाँ पे भी ये मिलती है। एस्चुरीज क्या होती हैं आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, क्या होती है एस्चुरीज, मालूम है, चलो कल बताना, ठीक है। चलो इसकी यूनिकनेस हमने कर ली और हैबिटेट हमने कर लिया, ठीक है। तो इसको स्टेटस कौन सा मिला है, हमने देखा ऊपर, स्टेट फिश ऑफ गुजरात। विच फिश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश ऑफ गुजरात, गोल्ड फिश। और क्या दूसरा नाम है, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, ठीक है ना, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। IUCN स्टेटस इसका क्या है, नियर थ्रेटन्ड, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखो जी आप। विद रेफरेंस टू ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, with reference to black spotted croaker, consider the following statements. Number 1, it is listed as endangered on IUCN list, IUCN red list. It is listed as endangered on the IUCN red list. Number 2, fish of this kind, fish of this kind
आर यूजुअली फाउंड इन डीप वाटर डीप ओशन वाटर्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। नंबर वन, ए, वन ओनली, बी, टू ओनली, सी, बोथ वन एंड टू, एंड डी, नीदर वन नॉर टू। क्या आंसर होगा? हाँ, यस, नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या स्टेटस है इसका? इट इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटन्ड। दूसरा, ये डीप वाटर्स में पाई जाती है, बल्कि हमारा जो आंसर था वो शैलो वाटर्स में पाई जाती है, यानी कि ओशन क्या बोलते हैं, कोस्टल में पाई जाती है ये 60 मीटर्स तक। ठीक है, ओके, ये हो गया। लास्ट टॉपिक आज का वो है हरियाणाज एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। ये हमने अभी जो टॉपिक्स किए वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किए, ये वाला टॉपिक हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। ठीक है, हरियाणाज एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ। हरियाणाज एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ, ये क्वेश्चन आपको मेंस में कहाँ आ सकता है? जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। या फिर ये क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, जो कि है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, दोनों में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये लॉ है क्या? ये लॉ सिंपल है। हरियाणा की लेजिस्लेचर ने 75% रिजर्वेशन दी है लोकल यूथ को। किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। क्या हरियाणा की लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया है जिसके तहत 70% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू लोकल यूथ ऑफ हरियाणा इन प्राइवेट सेक्टर, यानी फैक्ट्रीज में, प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट में 70% यूथ रिजर्वेशन किसको मिलेगी? लोकल्स को। यानी कि जो बाहर से लेबर आती है ना, यूपी बिहार के, उनको नहीं मिलेगी, इनको 75% मिलेगी। और उसकी कैटेगरी क्या होगी? बिलो 30,000 रुपीज़ ऑफ जॉब्स, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये से कम होती है। यानी कि मैनेजमेंट की जॉब्स में नहीं, बल्कि स्किल्ड वाली जॉब्स में मिलेगी। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? सबसे पहले तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, आपको पता है हरियाणा और पंजाब की एक ही हाई कोर्ट है, उसको हम बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, उसने इस लॉ को इलीगल बोला है। ठीक है, उसने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो हरियाणा ने पास किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉलिटी में भी इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं और इकोनॉमी में भी कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग रीजंस बिहाइंड डिमांड फॉर लोकल जॉब्स। लिखो, रीजंस बिहाइंड डिमांड फॉर लोकल जॉब्स। क्या क्या रीजंस होते हैं कि देखो मेंस में आपको ये क्वेश्चन आता है, क्या क्या रीजंस होते हैं कि हमें लोकल लोगों को जॉब देनी पड़ती है? नंबर 1,
rising unemployment. Number 2, agrarian distress. Agrarian, AGRARIAN, agrarian. Distress, DISTRESS. Number 3, displacement of landowners. Displacement of landowners. Number 4, inclusive growth. Inclusive growth. Number 5, migration. And number 6, trade unionism. Trade unionism. देखो, ये रीजंस की वजह से हमें लोकल को जॉब देनी पड़ती है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है ना, हम कहते हैं ना जम्मू के यूथ को अनएम्प्लॉयड है तो इनको लोकल वालों को रिजर्वेशन दे दो। ऐसे ही हम जम्मू में बोलते हैं, ऐसे ही वो हरियाणा में बोलते हैं। नंबर 2, एग्रेरियन डिस्ट्रेस का मतलब होता है एग्रीकल्चर में पैसा नहीं रहा, एग्रीकल्चर में इनकम नहीं रही, डिस्ट्रेस है, तो वो लोग क्या करें? वो लोग बेचारे फिर लेबर का काम करेंगे कहाँ पे? फैक्ट्रीज में, ठीक है ना। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड ओनर्स। जो लैंड ओनर्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं ना। नंबर 4, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हमने सबको साथ लेकर ग्रोथ करनी है, ठीक है ना, इंक्लूसिव। माइग्रेशन, हमने इसलिए लोकल को जॉब देनी है ताकि लोकल हमारा बाहर ना चला जाए, ठीक है। और दूसरा ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म क्या होता है कि ट्रेड वाले जो है ना वो यूनियंस वगैरह बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि इनको जॉब दो, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ होगा कि हमने अगर इंडिया को तरक्की देनी है, हम कहते हैं ना हमने जीडीपी इतनी ले आए, इतनी ले आए, है ना, कहते हैं ना देखो हमारा देश तो मोदी ने कहते हैं कि हमने 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी, कहते हैं ना आजकल 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी तो बना दी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ है ना, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, तो हमने ग्रोथ को क्या करना है? इसका मतलब हमने इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं की, इसका मतलब हमने कौन सी ग्रोथ की? एक्सक्लूसिव। यानी कि हमारे देश में ग्रोथ किसने की? रिच लोगों ने, अदानी अंबानी ने, केसी वालों ने, या और ज़्यादा जो अमीर अमीर लोग हैं उन्होंने तरक्की की, गरीबों ने तो तरक्की नहीं की, वो तो वहीं पे आज भी। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तरक्की वो सही तरक्की वो होती है जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जब पूरा देश तरक्की करे, जब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अब बाहर के देशों में, जैसे मैं उसी ने एग्जांपल दे रहा था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप है ना थे क्लास में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन सारे कंट्रीज में इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, ठीक है ना, तो वहाँ कोई भी गरीब नहीं रहता। यस, पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच लॉज। इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच लॉज, कौन कौन से इश्यूज आते हैं हमें ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करने में? नंबर 1, देखो, नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, सबसे पहले इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही नहीं है। क्यों? तभी तो इसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि लोकल को एम्प्लॉयमेंट दो, रिजर्वेशन दो 75%, 25% चाहे आप बाहर से ले लो लोग, लेकिन 75% लोग आपको लोकल ही रखना पड़ेगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 है जो, वो कहता है कि राइट टू फ्रीडम, लोकल बाहर के लोगों को भी ये हक है कि वो किसी भी स्टेट में जाके काम धंधा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप सपोज जम्मू के लोग अगर आंध्र प्रदेश जाके जॉब करते हैं
तो आंध्र प्रदेश वाले बोल दे हम जम्मू वालों को नहीं लेंगे, हम पंजाब वालों को नहीं देंगे, हम सिर्फ आंध्र प्रदेश वालों को लेंगे, तो इससे मेरा राइट टू फ्रीडम तो गया। तो मेरा राइट टू फ्रीडम तो सिर्फ जम्मू में ही रहा। इसका मतलब ये हुआ मैं तमिलनाडु में जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु वाले को जॉब मिलेगी, हरियाणा वाले को हरियाणा में मिलेगी, जम्मू वाले को जम्मू में मिलेगी, पंजाब वाले को पंजाब में मिलेगी, महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात वाले को गुजरात में मिलेगी। तो फिर देश का फ़ायदा क्या है? जब हमें जॉब भी अपनी स्टेट में मिलनी है तो पूरे देश को हमने क्या करना, सिर्फ घूमने के लिए जाना है? वो तो हम वीज़ा लगा के भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग अमेरिका में जाके जॉब कर सकते हैं, अगर हम लोग इंग्लैंड में जाके जॉब कर सकते हैं, तो हम दूसरी स्टेट में जाके जॉब क्यों नहीं कर सकते? फिर ये भी है, आज ये 30,000 से कम वालों को जॉब में रिजर्वेशन दे रहे हैं, हो सकता है कल को ये 1 लाख वालों को भी दे दे, मैनेजरियल पोस्ट में भी रिजर्वेशन ले आए, तब तो हम पढ़े लिखे भी जाएंगे। वो MBA करके उनको जम्मू में ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आप सपोज करो जम्मू में फैक्ट्रीज नहीं आई तो उनका क्या होगा? जहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी उनको तो जॉब नहीं मिल जाएगी रिजर्वेशन में, लेकिन जहाँ पे नहीं होगी उनका क्या होगा? ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज करता है। दूसरा, ये आर्टिकल 19 में बड़े सारे प्रोविजंस हैं, उनको ये सारे को इन्फ्रिंज कर रहा है। आर्टिकल 15 को भी ये इन्फ्रिंज करता है। आर्टिकल 15 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, सॉरी आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी, तो ये राइट टू इक्वालिटी भी नहीं रहा, यानी कि लोकल को ज़्यादा इक्वल हो गया लोकल वाला, तो दूसरे वाला नहीं रहा। ठीक है। अगर हम इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहले इस लॉ में ये प्रोविज़न भी है कि इंस्पेक्शन कभी भी हो सकती है। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कर सकती है फैक्ट्रीज़ की कि लोकल को रखा है या नहीं रखा। लेकिन इसमें इशू क्या है? क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है? इश्यूज़। हम इश्यूज़ को ढूंढ रहे हैं। इश्यूज़ ये आएगा कि इट प्रमोट्स इंस्पेक्टर राज। क्या? इट प्रमोट्स इंस्पेक्टर राज। इट प्रमोट्स इंस्पेक्टर राज। हमारे देश में हम लोगों ने इंस्पेक्टर राज को दूर किया है। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर राज होता था पहले। हमारी गवर्नमेंट्स ने हर साल इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस कर सके। क्योंकि इंस्पेक्टर राज में क्या होता था, लोग बिजनेस कर नहीं पाते थे। इंस्पेक्टर आते थे, वो बीच में अपना झमेला डाल के कामकाज रोक देते थे। तो जब गवर्नमेंट ने इस सबको बंद किया, गवर्नमेंट कहती है आप काम करो, बिजनेस करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया है, लेकिन ये तो इंस्पेक्टर राज को बढ़ा रहा है। आप सपोज करो बाहर किसी, ये तो इंडियन की इंडस्ट्री की बात की, सपोज करो कोई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में फैक्ट्री लगा रही है गाड़ियों की, वो अगर इंस्पेक्टर राज होगा तो वो क्या करेगी, है ना। दूसरा इशू क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये लिखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा एक प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाओ, यानी कि बिजनेस करने में ईज होनी चाहिए, ईजीनेस होनी चाहिए। लेकिन ये तो उल्टा उसको दूर कर रहा है ना। देखो, हर कंपनी का एक ये होता है पर्पस के लेबर सस्ती मिल जाए। लेबर सस्ती कहाँ की मिलती है? हरियाणा की, हरियाणा की नहीं, यूपी बिहार की, है ना। अगर जम्मू में भी कोई फैक्ट्री लगेगी तो यूपी बिहार ये लगते हैं। लेकिन हरियाणा वाले होंगे तो वो ज़्यादा पैसा मांगेंगे, डबल पैसा मांगेंगे, और अगर नहीं दोगे तो वो गवर्नमेंट को शिकायत करेंगे, देखो हमारे रिजर्वेशन नहीं दे रहे। ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर उनकी टांग खींचेगी फैक्ट्री वालों की। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, ख़त्म हो रहा है ना। नंबर 3, एडिशनल कॉस्ट्स। इससे कंपनी को एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, किसकी? लेबर की पड़ रही है ना, लेबर की कॉस्ट एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें एजुकेशन एंड स्किलिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू, लिखो व्हाट वी शुड डू
इज एजुकेशन एंड स्किलिंग। हमें पूरे इंडिया में जो यूथ है उसकी एजुकेशन करनी चाहिए और स्किलिंग करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड, अब लिखो वे फॉरवर्ड। जो हमें, आप लिखो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल टेक्सटाइल एंड लेदर, they should be encouraged, they should be encouraged to be set up। हर स्टेट में, क्योंकि हमने देखा कि हमारी देश में प्रॉब्लम क्या आ रही है बार बार, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगी? जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? उन फैक्ट्रीज में चांस ज़्यादा है मिलने का जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा चाहिए। एक इंडस्ट्री होती है वहाँ पे लोग कम चाहिए होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वहाँ पे कम लोग चाहिए, एक एक बंदा कंप्यूटर पे बैठेगा बस। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे लोग ज़्यादा चाहिए, सामान उतारना ट्रक से, सामान रखना, सामान को अरेंज करना, तो वो लेबर इंटेंसिव। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, टेक्सटाइल और लेदर। तो हमें हर स्टेट में पहले तो ये वाली इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि उस स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, और उनको दूसरी जगह पे जाना ही ना पड़े, राइट। नंबर 2, एजुकेशन एंड स्किलिंग। एजुकेशन एंड स्किलिंग में हमने देखा कि हमें अपने वर्कफोर्स को, यानी वर्कफोर्स मतलब हम बोलते हैं लोगों को, यूथ को, वो काम वर्कफोर्स, हम टर्म वर्कफोर्स यूज़ करेंगे, पीपल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वर्कफोर्स वो होती है जो काम कर सके। एक तो होते हैं ना बच्चे, उनको तो काम कर नहीं सकते। एक वर्कफोर्स होती है जो काम करने के काबिल है लेकिन घर में बैठे हुए हैं। तो हमें उनको एजुकेशन देनी चाहिए और खास करके स्किलिंग देनी चाहिए। स्किलिंग जैसे उनको हमें टेक्निकल काम सिखाने चाहिए, जैसे जो फैक्ट्रीज़ में होते हैं। हमें देखना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ में काम होते कौन कौन से हैं, ये गवर्नमेंट का काम है आइडेंटिफाई करना, और उनको वैसे स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि जब वो वाली फैक्ट्री लगे, यानी कि लेदर वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगे, तो वो काम उनको आता हो और जॉब उनको मिनट में मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो, ज़्यादातर लेबर वाले जो बाहर से आते हैं उनको जॉब क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आप बाकी चीज़ें छोड़ो, आप कारपेंटर देखो, कारपेंट्री का काम देखो, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आते हैं, है ना। देखा होगा आपने, पंजाब से काफ़ी ज़्यादा मिस्त्री वगैरह आते हैं ना। और ये मेसन जो होते हैं, जो ये ब्रिक्स वगैरह, ईंटें वगैरह लगाते हैं, ये भी बिहार यूपी से होते हैं। कभी आपने देखा डोगरा कोई या कश्मीरी देखा कोई? कम होते हैं ना वो, तो ज़्यादातर यूपी बिहार से होते हैं। फिर मार्बल लगाने वाले, टाइल्स लगाने वाले, क्योंकि टाइल्स एक आम बंदा नहीं लगा सकता। अब मैं बोलूँ मैं टाइल्स लगा देता हूँ, मेरे को थोड़ी ना आएगी, है ना। वो एक्सपर्ट को ही आएगी, हमें ढूंढना पड़ेगा, और वो मिलता ही नहीं है। आप उनको फ़ोन करके बुलाओगे, वो कहेंगे हम कल आएंगे, आज नहीं है हमारे पास टाइम है, क्योंकि वो स्किल्ड लोग हैं। क्या है? स्किल्ड। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम में ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको स्किल सिखाए। अब ये कहने की बात है, गवर्नमेंट कहाँ टाइल लगाना सिखाएगी? ये गवर्नमेंट कहाँ, ये सिर्फ लिखने की बात है। आईएएस में ना तभी कहते हैं कि आईएएस वाले जो बंदे जो आईएएस करते हैं ना, उनको पता चलता कुछ नहीं, सिर्फ लिखना आता है। सिर्फ लिखने में आ गया स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट। अब प्रैक्टिकल में जब बात करेंगे तो क्या गवर्नमेंट उनको काम सिखा पाएगी? नहीं सिखा। काम वो तभी सीख पाएंगे जब वो फैक्ट्री में जॉब करेंगे ना, फिर फैक्ट्री वाले ही उनको ट्रेनिंग देंगे 2 महीने की, 3 महीने की, फिर वो काम सीखेंगे। अब पहले ही ट्रेनिंग करके बैठ जाओगे, फैक्ट्री अभी लगी ही नहीं है, तो फिर ये कहने की बात, थ्योरी और प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन आपने लिखना है, ये नहीं कि मेरी बात सुन के लिखना नहीं है, लिखना है आपने, ठीक है। बस यही मेन पॉइंट्स है इसमें, ठीक है।
देखो हम लोग ये करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे मेंस के आंसर लिखने आ जाएंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी हम इसको करें, डेली करें, तो आपको मेंस के आंसर जो है वो लिखने आ जाएंगे, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। आज का इतना ही था, ठीक है। कल आज के 2 टॉपिक्स बचे हुए हम कल करेंगे।